हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो कल हमने बात की थी, क्या बात की? हमने बात की थी क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का, किसका? शुद्धता का परीक्षण। और मैंने इसमें बताया था क्लोरोफॉर्म को कैसे हम चेक करेंगे शुद्ध क्लोरोफॉर्म है या अशुद्ध है। और मैंने बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यदि AgCl का अवक्षेप दे देता है तो पता चलता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है? अशुद्ध है। यदि क्लोरोफॉर्म AgCl का अवक्षेप नहीं देता है तो पता चलता है क्लोरोफॉर्म कैसा है? शुद्ध है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ये वायु, प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करके, प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करके एक जहरीली गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जहरीली गैस। और इस जहरीली गैस कार्बन क्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड का जो नाम है वो है फॉस्जीन। क्या नाम है? फॉस्जीन। और इस फॉस्जीन के साथ साथ HCl गैस का भी क्या करता है? निर्माण करता है। अर्थात HCl गैस भी बाहर निकलती है। फिर हम जब AgCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमको पता है ये AgCl का क्या देता है? अवक्षेप देता है, प्रेसिपिटेट देता है। और साथ में क्या बनता है? सांद्र नाइट्रिकम। AgCl का अवक्षेप कब देता है? जब ये अशुद्ध हो जाता है। और मैं कह सकता हूं अशुद्ध जो क्लोरोफॉर्म है वो AgCl का क्या देता है? अवक्षेप देता है। लेकिन शुद्ध क्लोरोफॉर्म की यदि बात करें तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है, तो यह AgCl का अवक्षेप, AgCl का अवक्षेप नहीं देता है। AgCl का अवक्षेप नहीं देता है। तो आप बता सकते हो कि शुद्ध जो क्लोरोफॉर्म है वो AgCl का अवक्षेप नहीं देता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgCl का अवक्षेप देता है। और इसी के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में, कि ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म है या अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। अब हम बात करते हैं इस क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहला है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में भी पहला कौन सा है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण को मैंने अभी कराया है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर, या मैं बोल दूं क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, देखो कैसे, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। और ये जो फॉस्जीन गैस होती है, कार्बोनिल क्लोराइड कैसी होती है? विषाक्त या विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली होती है। आप सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में। यदि यह ऑक्सीकृत हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, तो कौन सी गैस बनाता है? विषैली गैस। और कौन सी है? कार्बन क्लोराइड। और इसी को क्या क्या बोला जाता है? कार्बन डाइक्लोराइड। कार्बन डाइक्लोराइड। और इसी को क्या बोला जाता है? फॉस्जीन। क्या बोला जाता है? फॉस्जीन।
और इस फॉस्जीन गैस जो होती है वो विषैली होती है। क्या हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में तो विषैली गैस का फॉर्मेशन होता है फॉस्जीन का। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्जीन। और फॉस्जीन क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। उस कार्बोनिल क्लोराइड जो ये या फॉस्जीन जो गैस है विषैली, यदि इसको हम निश्चेतक के रूप में उपयोग में लेंगे तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है, पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसको ऑक्सीकरण से बचाए रखने के लिए दो विधि काम में लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण की बात करता हूं। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैली गैस कार्बन क्लोराइड या फॉस्जीन का निर्माण करती है। इसलिए हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। और इसको अशुद्ध क्लोरोफॉर्म अर्थात इसको ऑक्सीकरण से बचाए रखने के लिए दो कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य यह है कि इस क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में, किस कमरे में? अंधेरे कमरे में, और ढक्कन तक ऊपर भरकर ऐसा करते हैं कि ऐसी बोतल लेते हैं जो क्या हो? धुंधले टाइप की हो। कैसे हो? धुंधले टाइप की मतलब रंगीन बोतल। कैसी? कलर बोतल। क्या करते हैं? कलर जो बोतल होती है उस कलर बोतल में क्लोरोफॉर्म को ढक्कन तक भरकर, मतलब जहाँ तक ढक्कन होता है उसका फुल तक भरते हैं। और कहाँ रखा जाता है? अंधेरे कमरे में रखा जाता है। अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है? प्रकाश से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकाश से दूर। और ढक्कन ऊपर तक रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर रखा जाता है। रंगीन बोतल क्यों लेते हैं? कि प्रकाश की डायरेक्ट जो लाइट हैं वो क्लोरोफॉर्म पर नहीं पड़े, क्योंकि उस लाइट को वो जो बोतल है वो क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को ढक्कन तक भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। इसके ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को ढक्कन तक भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। यदि किसी कारणवश ये ऑक्सीकृत हो भी जाता है, क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। तो आपको पता है ये कार्बन क्लोराइड का निर्माण करता है या फॉस्जीन का निर्माण करता है। इस फॉस्जीन में हम क्या करते हैं? 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? 1% एथिल एल्कोहल या 1% एथिल एल्कोहल। देखो ये 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 1% एथिल एल्कोहल। तो 1% जो एथिल एल्कोहल है तो किस में परिवर्तित कर देती है? डाई एथिल कार्बोनेट, जो कि कैसी होती है? अविषाक्त होती है। कैसी होती है? अविषाक्त। यहाँ से 2 HCl के मॉलिक्यूल निकले और यहाँ पर देखो क्या बन गया? डबल बॉन्ड C2H5 और इसका क्या नाम है? डाई एथिल। और ये क्या है? CO3 कार्बोनेट। क्या है? डाई एथिल कार्बोनेट। और इस डाई एथिल कार्बोनेट ये जो है ये अविषाक्त होता है। क्या होता है बच्चों? अविषाक्त। और क्या निकला? OHCl का मॉलिक्यूल। दोबारा से सुनेंगे। क्यों इस पर क्यों ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो अभी बताऊंगा। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? सबसे पहले तो इसको ऑक्सीकरण, आपको पता है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस कार्बन क्लोराइड का निर्माण करती है, जिसे फॉस्जीन के नाम से जाना जाता है। इस ऑक्सीकरण को बचाए रखने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ढक्कन तक भरकर रखा जाता है और प्रकाश से दूर या अंधेरे कमरे में रखा जाता है। और सेकंड, यदि इसमें इसका थोड़ा बहुत ऑक्सीकरण भी हो जाए अर्थात फॉस्जीन बन भी जाती है तो फॉस्जीन में हम क्या करते हैं? इस क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। और एथिल एल्कोहल मिलाने से जो जितनी भी फॉस्जीन गैस बनती है, जितनी भी ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनती है, उस फॉस्जीन गैस को ये 1% जो एथिल एल्कोहल है ये क्या करता है? अविषाक्त गैस, अविषाक्त जो वो होती है द्रव, किसमें? डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। और ये कैसा रहता है? अविषाक्त। कैसा रहता है? अविषाक्त। और फिर इसको मानव पर हम जैसे बेहोशी के लिए यूज में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये कैसी होती है? अविषाक्त। लेकिन यदि इसको यूज में ले लें ऑक्सीकृत वाली को तो ये क्या होती है? विषैली। तो क्या हो सकता है? जान भी जा सकती है। किसकी? जिस पर हम ट्रायल कर रहे हैं, जिस पर यूज कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक बोतल ए है जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। यह पदार्थ ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके कोई पदार्थ या विलयन भरा हुआ है, यह पदार्थ ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करता है। एक बोतल है ए जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है और यह जो पदार्थ है ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके विषैली गैस का निर्माण करता है, और इस विषैली गैस को बनने से रोकने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, या मिलाते हैं तो 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो यह पदार्थ अविषाक्त पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ का नाम बताइए। इस पदार्थ या यौगिक बोल सकता है, वो क्या बोल सकता है? यौगिक। इस पदार्थ या इस यौगिक का नाम बताइए। तथा इसमें होने वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में, तथा इसमें होने वाली अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई बोतल ए है जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। यह पदार्थ ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करता है। इस विषैली गैस को बनने से रोकने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, तो यह पदार्थ अविषाक्त पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ का नाम बताइए तथा इसमें होने वाली अभिक्रिया को समझाइए। और ये कौन सा पदार्थ है, इसमें क्या पदार्थ है, कौन सा पदार्थ बन रहा है, इस अभिक्रिया के बारे में क्या करना है, आपको बताना है। और उस पूरी थ्योरी को लिख करके सेंड करना है व्हाट्सएप पर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना है, जो कि मैंने इससे पहले अभी आपको समझाया। तो ये आंसर आपको क्या करना है, बताना है। अब नेक्स्ट इसकी जो रासायनिक गुण है वो है अपचयन। क्या है? अपचयन। अपचयन क्या है, देखो, क्लोरोफॉर्म का अपचयन दो प्रकार से किया जाता है। जिंक और HCl की उपस्थिति में जब अपचयन करते हैं, जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। यदि जिंक के साथ हम जल वाष्प को यूज में ले लें, क्या ले लें, जल वाष्प को उपयोग में लेते हैं, तो उस स्थिति में मेथेन का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? मेथेन का निर्माण होता है। तो देखो ये क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर इसका अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन, और किसकी उपस्थिति में? जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में, जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखेंगे आप कि 2H हैं, क्या बाहर निकला? 2HCl। क्या बाहर निकला? 2HCl, सॉरी 2HCl नहीं, HCl। क्या बाहर निकला? HCl। यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? HCl, और क्या बना देखो? CH2Cl2। कैसे बना? इधर देखो, यहाँ पर मैं इसको खोल के लिख देता हूँ। 2 हाइड्रोजन, एक HCl बाहर, और यहाँ पर देखो CH2Cl2, CH2Cl2। अर्थात मैं आपके लिए बताऊं कि यहाँ पर जो जिंक प्लस HCl है, ये इस क्लोरोफॉर्म का आंशिक रूप से अपचयन करता है। क्या करता है? आंशिक रूप से अपचयन करता है, और आंशिक रूप से अपचयन करने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। लेकिन इसी क्लोरोफॉर्म का अपचयन हम वही जिंक मेटल, क्या मेटल है? जिंक मेटल, जिंक धातु, और जिंक के साथ यदि जल की वाष्प को ले लें, क्या ले लें? जल की वाष्प को, तो उस स्थिति में मेथेन का फॉर्मेशन होता है। मेथेन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ देखेंगे आप, मैं इसको खोल के लिख दूँ 6H को, H H और H। तो यहाँ देखेंगे कितने HCl के मॉलिक्यूल निकले? 3। कितने? 3। और CH, और 3H कितना हो गया? CH4। तो क्या हो गया? 3 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकले, और किसका फॉर्मेशन हो गया? मेथेन का। तो सबसे पहले जिंक के साथ हम किसका करें? HCl। तो क्या बनता है? डाइक्लोरोमेथेन। क्या बनता है? डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि जिंक और HCl आंशिक अपचयन करते हैं। लेकिन हम किससे? जिंक के साथ जल की वाष्प का यूज करें, तो आपको पता है ये किसका फॉर्मेशन होता है? कंप्लीट अपचयन होता है। और कंप्लीट अपचयन पर किसका फॉर्मेशन होता है? मेथेन का। दोबारा से सुनेंगे कि क्लोरोफॉर्म का जब आंशिक रूप से अपचयन किया जाता है, और आंशिक अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं? जिंक और HCl की उपस्थिति में, तो डाइक्लोरोमेथेन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यदि अपचयन हम कंप्लीट अपचयन करें, कंप्लीट रिडक्शन करें जिंक और जल की वाष्प के साथ, तो किसका निर्माण होता है? मेथेन का फॉर्मेशन होता है। मेथेन का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट अपक्रिया की बात करते हैं हम। किसकी? नेक्स्ट अपक्रिया की। क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया जब एसीटोन के साथ की जाती है। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन के साथ की जाती है, तो योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा क्लोरेटोन का निर्माण होता है। और ये जो क्लोरेटोन है, ये निद्राकारी के रूप में काम आता है। किसके रूप में? निद्राकारी के रूप में काम आता है। कैसे? देखो, सबसे पहले लिख देता हूँ एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया किसकी? क्लोरोफॉर्म की। एसीटोन के साथ अभिक्रिया। देखो एसीटोन के साथ अभिक्रिया, ये क्या है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करनी है, HCCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या करता है? KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है? देखो, ये ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी और कार्बन की विद्युतऋणता क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है। बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ आपको पता है इस कार्बन पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जैसे इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पर नेगेटिव पर पॉजिटिव का अटैक, और पॉजिटिव पर नेगेटिव का अटैक। तो क्या बना? देखो, क्लोरेटोन बना। क्या बना? क्लोरेटोन। देखो, ये OH और ये CCl3,
क्या है CCl3, इसी को कहते हैं क्लोरेटोन। क्या बोलते हैं? क्लोरेटोन। और इस क्लोरेटोन का जो उपयोग है ये निद्राकारी के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? निद्राकारी के रूप में, या निद्राकारी के रूप में कार्य करता है। तो दोबारा सुनेंगे कि जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरेटोन का निर्माण होता है, और यह क्लोरेटोन एक निद्राकारी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? निद्राकारी के रूप में कार्य करता है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। ये एसीटोन के साथ रिएक्शन हो गई। किसके साथ? एसीटोन के साथ। और एसीटोन के साथ रिएक्शन के दौरान क्या बनता है? क्लोरेटोन। और इसका किस में उपयोग किया जाता है? निद्राकारी के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? निद्राकारी के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ जल अपघटन। किसकी? जल अपघटन की। ये रासायनिक गुणों में चल रहा है। रासायनिक गुणों में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण। फिर क्या पढ़ा? अपचयन। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? क्लोरेटोन का निर्माण या एसीटोन के साथ अभिक्रिया। और अब क्या है? जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। और जल अपघटन में क्या करते हैं हम? क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। और किसकी उपस्थिति में करते हैं? जलीय KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जलीय KOH की उपस्थिति में। देखो मैंने अलग अलग लिख दिए नहीं, क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH लिख देता, एक ही बात है। जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का अपघटन, जल अपघटन जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखो CH OH और OH। इधर देखेंगे कितना, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, कितने Cl के मॉलिक्यूल बाहर निकले। तो मैंने यहाँ क्या निकाल दिया? 3KCl। अब मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक जो OH होते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं। 2 या 2 से अधिक OH अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में स्टेबल रहते हैं, जो कि मैंने इससे पहले करा दिया है। क्लोरल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH क्या रहते हैं? अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या होता है? फिर जल का अणु बाहर निकलता है। क्या होता है? जल का अणु बाहर निकलता है। और किसका निर्माण होता है? देखो ये HCOOH, और इसी का नाम क्या है बच्चों? आप जानते हो, फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। अर्थात मैं बोल दूं इसमें कि जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है, जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जब जलीय KOH की उपस्थिति में किया जाता है, और जलीय KOH के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। तो उस स्थिति में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। और इससे पहले पढ़ा एसीटोन के साथ अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट थी। एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या बना था? क्लोरेटोन। और मैंने बताया क्लोरोटोन किसके रूप में काम आता है? निद्राकारी के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? निद्राकारी। और इससे पहले बताया फिर अपचयन। अपचयन मैंने बताया जिंक प्लस HCl के साथ अपचयन करेंगे तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है। और जिंक के साथ जल की वाष्प ले लें तो मैथेन बनता है। क्या बनता है? मैथेन बनता है। क्या बनता है? मैथेन बनता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ, यह है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है? देखो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण आपको पता है किसकी उपस्थिति में किया जाता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करते हैं तो आपको पता है एक कीटनाशी का निर्माण होता है। एक कीटनाशी का निर्माण होता है, और इस कीटनाशी का उपयोग बार गैस या युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। उस कीटनाशी का उपयोग क्या है? क्लोरोपिक्रीन।
क्या नाम है? क्लोरोपिक्रीन। तो देखेंगे सबसे पहले नाइट्रीकरण, क्या देखेंगे अब? नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में क्या करना है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है, आप सभी को पता है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। देखो ये क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये HNO3 है, देखो है कि नहीं HNO3। और ये कैसा है? कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो यहाँ देखो ये क्या निकला? जलकाणु बाहर निकला। क्या निकला? जलकाणु बाहर निकला। और CCl3NO2, इसी को बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन। और इसका उपयोग हम बार गैस के रूप में करते हैं। और यह क्या है? एक कीटनाशी है। क्या है बच्चों? कीटनाशी है। दोबारा सुनेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। यह एक क्या है? कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। और इसका उपयोग बार गैस या युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीनीकरण। किसकी? क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, यदि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करें तो हम सभी को पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। कैसे? ये 6 नंबर की है। क्लोरीनीकरण क्या है? क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण में क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है सॉरी, तो आपको सभी को पता है कि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। जो मुक्त मूलक प्रकाश की उपस्थिति में बनते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की में। और यहाँ से क्या निकलता है? HCl का मॉलिक्यूल। क्या निकलता है? HCl। और क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CCl4 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CCl4 का निर्माण होता है। दोबारा से सुनेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। और HCl क्या होता है? बाहर निकलता है। HCl क्या होता है? बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन। किसके साथ? सिल्वर पाउडर या Ag, सिल्वर पाउडर या पाउडर के साथ रिएक्शन, के साथ अभिक्रिया। देखो सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया कैसे करती है हमारी क्लोरोफॉर्म। आप सबको पता है ये CH, या मैं इस टाइप से लिख दूं इसको CH, ये Cl, ये Cl और ये Cl और 6 Ag के मॉलिक्यूल। यहाँ पर Cl, CH, Cl और CH। देखो ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल और 6 Ag के। बताइए यहाँ से क्या निकला? AgCl कितने मॉलिक्यूल? 6। और क्या बनेगा बच्चों? एसिटिलीन। किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटिलीन। तो मैं कह सकता हूँ कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ की जाती है तो एसिटिलीन का क्या होता है? निर्माण होता है। एसिटिलीन का निर्माण होता है। जब सिल्वर पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ, तो किसका निर्माण होता है? एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? इसमें रासायनिक गुणों में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घुमा के पूछेगा क्वेश्चन या सीधा पूछ सकता है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस टाइप का एग्जामिनर है।
तो क्लोरोफॉर्म वायु प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करता है जिसे कार्बन क्लोराइड कहते हैं। इस कार्बन क्लोराइड का जो नाम है क्या है? फॉस्जीन। क्या है? फॉस्जीन। और आपको पता है कार्बन क्लोराइड विषैली गैस है, इसलिए इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में हम नहीं कर सकते। तो यदि निश्चेतक इसको हम कम करने के लिए, इसमें विषैलता को कम करने के लिए 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, इससे अविषाक्त डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। अविषाक्त डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर मैंने अपचयन, जल अपघटन, फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद एसीटोन की जब क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरेटोन, फिर नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बताया था मैंने? क्लोरोपिक्रीन बाहर गैस के रूप में, और कीटनाशी है ये। फिर क्या बताया? क्लोरीनीकरण। क्या बताया? क्लोरीनीकरण। और नेक्स्ट जो सबसे एंड में बताया वो सिल्वर के साथ अभिक्रिया, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया, और क्या बनता है? एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के द्वारा किस किस का पता चलता है? इस अभिक्रिया के द्वारा हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड जो परीक्षण होता है, इससे क्लोरोफॉर्म प्राथमिक एमीन का परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये समझेंगे कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, ये प्राथमिक एमीन की एमीन है, एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाती है, तो उस स्थिति में यह जो अभिक्रिया है डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती, या आपकी बुक में दे रखा है मुक्त मूलक, जो कि गलत है। ये डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती के द्वारा या माध्यम से क्या होती है? संपन्न होती है। डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है और आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। दोबारा से सुनेंगे, जब प्राथमिक एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाती है, तो यह अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती के माध्यम से किसका निर्माण करती है? आइसोसाइनाइड का निर्माण करती है। और इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म का क्या किया जाता है? जांच की जाती है, और इसी को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जाना जाता है। देखो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन यह है कि सबसे पहले तो प्राथमिक एमीन, मान लो मेथिलेमीन, क्या है? मेथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। और KOH के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। तो देखो आइसोसाइनाइड का कैसे निर्माण होता है, मैं प्लस लगा देता हूँ। कैसे निर्माण होता है? और ये जो KOH है, ये ध्यान रखना एल्कोहलिक है, एल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ देखिए क्या बाहर निकलेगा? 3KCl। क्या बाहर निकलेगा? 3KCl। और इधर देखिए ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से ये कितने जल के अणु हो गए? 3H2O। कितने? 3H2O। और किसका निर्माण होगा? देखो CH3N और C, CH3NC, CH3NC। और आपको पता है इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा उपसेचनीय बंध का भी निर्माण करता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना? CH3N और ये C, CH3NC
और 3 मॉलिक्यूल तो इसमें KCl के निकले और 3 मॉलिक्यूल ही किसके निकले, जल के निकले। और यहाँ पर ये क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और यहाँ ये ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य उपसहसंयोजक बंध होता है। कैसा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। और नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो दोबारा देखेंगे, जब किसी प्राथमिक एमीन, कैसी एमीन है ये देखो ध्यान से, प्राथमिक एमीन, और मैंने आपको एमीन को देखना बताया था, यदि NH2 है तो उसको कितने एमीन होते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। यदि NH है तो कितने डिग्री, 2 डिग्री। और यदि N है तो कितने डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन होगी। कितने डिग्री होगी, 3 डिग्री एमीन होगी। तो एमीन कितने डिग्री है हमारे पास, प्राथमिक एमीन। इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ की, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से 3 KCl के मॉलिक्यूल बाहर निकले। और हाइड्रोजन की बात करें, 2 3 और 3 6 और 3 ऑक्सीजन, तो क्या निकले, 3 जल के अणु निकले। और इस अभिक्रिया द्वारा हम क्लोरोफॉर्म और किसकी, एमीन की क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण। इसलिए इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जाना जाता है। देखो प्राथमिक एमीन तो ये मैथिल एमीन है, कैसी है, मैथिल एमीन। तो इधर देखिए, मैथिल एमीन की जगह फेनिल एमीन भी तो हो सकती है, ये भी तो प्राथमिक एमीन है, ये भी तो प्राथमिक एमीन है, फेनिल एमीन। और यहाँ पर सेम बोई में क्लोरोफॉर्म, क्या ले लूँ, क्लोरोफॉर्म, और सेम क्या ले लूँ, 3 एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल KOH के, एल्कोहलिक KOH। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, वो सेम ऐसे रिएक्शन चलेगी। यहाँ से 3 मॉलिक्यूल तो KCl के बाहर निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 6 और 3 ऑक्सीजन। तो क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NC, और इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, फेनिल आइसोसाइनाइड। और क्या बाहर निकाला मैंने, 3 KCl, और क्या बाहर निकाला, 3H2O। तो आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण या क्लोरोफॉर्म का परीक्षण कर सकते हो। किसके द्वारा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब किसी क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाती है तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर हमने मैथिल ऊपर लिया है तो मैथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और यदि नीचे फेनिल लिया है तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और ये भी प्राथमिक एमीन है, और नीचे वाली भी क्या है, प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन ही ये टेस्ट देती है। यदि द्वितीयक एमीन दे दे तो द्वितीयक एमीन कभी कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। किसकी, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। क्या है इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि। देखो मैकेनिज्म या क्रियाविधि क्या है। मैकेनिज्म या क्रियाविधि कुछ पदों में संपन्न होती है। वो पद क्या हैं कि सबसे पहले तो एल्कोहलिक जो KOH होता है, क्षार, एल्कोहलिक KOH जो क्षार होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैकेनिज्म। क्या है बच्चों, मैकेनिज्म, और हिंदी में बोला जाता है इसको क्रियाविधि। क्या बोला जाता है, क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में KOH, एल्कोहलिक जो KOH है ये क्षार है, ये आयोनाइज होगा, आयनीकृत होगा K+OH- में। ये क्या है, ये क्या है, क्षार है OH-। सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म आप सभी जानते हो, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म। और इस क्लोरोफॉर्म को, ये क्षार है OH-, ये क्या करेगा, H+ लेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और H2O के रूप में क्या निकलेगा, बाहर। ध्यान रखना यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकले तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दे करके जा रहा है। तो क्या बना, देखो Cl Cl Cl,
और नेगेटिव 4। इसको कहते हैं ट्राई क्लोरो कार्बिन। कार्बिन तो नहीं बोल सकते अभी इसको, ट्राई क्लोरो कार्बन रेडाइन, कार्बन रेडाइन। और क्या बाहर निकला यहां से? जलकाणु बाहर निकला। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इसमें से आपको पता है Cl नेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बंद के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेकर के बाहर निकलेगा, लेकर के बाहर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको भी लेकर के जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके को भी लेकर जा रहा है, Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, Cl माइनस के रूप में, Cl निकलेगा माइनस को भी लेकर निकलेगा, Cl निकलेगा माइनस को भी लेकर निकलेगा। तो क्या बना? CCl2। मैंने ये कंबाइंड करके लिख दिए CCl2। और इसी को बोला जाता है डाई क्लोरो कार्बिन। दो के लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो और C के लिए कार्बिन, डाई क्लोरो कार्बिन। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। और आपकी बुकों में दे रखा है, मैं यहाँ प्रजाति लिख रहा हूँ, मुक्त मूलक नहीं लिख रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मुक्त मूलक जो होते हैं उन पर तो एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होता है? एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ तो दो दो विषम इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो दो जब विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक ना होकर अर्थात अनुचुंबकीय ना होकर क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ तो क्या है? प्रतिचुंबकीय। यदि इसको हम विकिपीडिया पर देखें जो ऑथेंटिक है वहाँ पर कभी भी इसको मुक्त मूलक नहीं बताएगा। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो कि आपकी बुक में दे रखा है डाई क्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक, जो कि ये मुक्त मूलक नहीं है। यदि आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो डाई क्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक, और यदि ऑथेंटिक चीज़ की तरफ चलें तो डाई क्लोरो कार्बिन ये इंटरमीडिएट है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो देखो सबसे पहले क्या है? KOH का आयनाइजेशन होगा K+OH माइनस में। दूसरी बात OH माइनस एक क्षार है, तो सबसे पहले इस क्लोरोफॉर्म से H+ लेगा और क्या बना? ट्राई क्लोरो कार्बन रेनाइन, कार्बन रेनाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस निकलेगा और आपको पता है माइनस के रूप में, और Cl निकल रहा है तो माइनस यहाँ गया, क्या बना? डाइक्लोरो कार्बिन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? डाइक्लोरो कार्बिन एमीन के साथ, और एमीन आपको पता है एरोमेटिक भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, R बेंजीन रिंग भी हो सकती है। ये क्या करेगा? इस CCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन। आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो देखो मैं बात करूं, यहाँ से ये HCl बाहर, यहाँ से ये HCl बाहर। और एक चीज़ देखिए, इसमें आपको पता है इस पर लोन पेयर है, तो ये उपसहसंयोजक जो बंध के द्वारा एक लोन पेयर भी तो देगा। क्या देगा? लोन पेयर। और किसका निर्माण होगा? देखो RN, ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा। और किसका निर्माण हो गया? आइसोसाइनाइड का। इसका एक बॉन्ड बन गया, एक इसका, और एक इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजक बंध द्वारा दिया, तो क्या नाम हो गया? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? एल्किल आइसोसाइनाइड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दोबारा समझेंगे एक बार। दोबारा क्या? तिबारा है ये। KOH का आयनाइजेशन होगा K+OH माइनस के रूप में। OH माइनस एक क्षार है, क्लोरोफॉर्म से क्या करेगा? H+ निकालेगा, ट्राइक्लोरो कार्बन रेडाइन का निर्माण करेगा। और ट्राइक्लोरो कार्बन में से नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस के रूप में Cl भी जा रहा है, माइनस भी जा रहा है, तो डाइक्लोरो कार्बिन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और डाइक्लोरो कार्बिन जो मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती है, और ये एमीन है, ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। इनमें से क्या होगा? ये 2 Cl, यहाँ से HCl, तो कितने HCl के मॉलिक्यूल निकले? 2 HCl के। और किसका निर्माण हुआ? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। इस R की जगह में मैथिल लगा दूं तो किसका निर्माण होगा? मैथिल आइसोसाइनाइड का। किसका? मैथिल आइसोसाइनाइड का। यदि R की जगह में बेंजीन रिंग लगा दूं तो किसका निर्माण होगा? फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। और ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड जो परीक्षण है आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। और अब जो ये रिएक्शन जितनी भी कराई हैं इनमें से क्लोरेटोन,
क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रीकरण बोल दूं मैं, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीकरण, और ये कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट, इसमें क्लोरोफॉर्म और इसका एमीन का टेस्ट किया जाता है कि प्राइमरी एमीन है या नहीं है। तो आप इनको घर जाके एक बार प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।